प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पायरेशन के बारे में। विद्यार्थियों, हम पिछले कुछ वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा ये जो टॉपिक है, यह प्रकाश संश्लेषण की घटना से ही संबंधित है। विद्यार्थियों, हमने C3 और C4 पादपों में अंतर के दौरान यह पढ़ा था कि C4 पादप C3 पादपों की तुलना में प्रकाश संश्लेषण करने में अधिक दक्ष होते हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पायरेशन नहीं पाया जाता। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि प्रकाश श्वसन क्या होता है। विद्यार्थियों, प्रकाश श्वसन को C2 साइकिल यानी C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलेट होता है जो 2 कार्बन युक्त होता है। अतः इसे C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। विद्यार्थियों, प्रकाश श्वसन जो है वह C3 पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण प्रकाश श्वसन कहलाता है। अर्थात यह केवल C3 पादपों में ही पाया जाता है और प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण उसे ही प्रकाश श्वसन कहा जाएगा। जैसे श्वसन में CO2 मुक्त होती है, तो प्रकाश श्वसन में भी CO2 मुक्त होती है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर क्या है कि ATP मुक्त नहीं होती। सामान्य श्वसन जो होता है विद्यार्थियों, उसमें ATP ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ऊर्जा युक्त जो पदार्थ हैं, वह मुक्त होती है। सामान्य श्वसन में भोज्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि प्रकाश श्वसन में CO2 तो मुक्त होगी, लेकिन ATP का उपयोग नहीं होता। यह क्रिया O2 की अधिक सांद्रता में हरित लवकों में संपन्न होती है। इस क्रिया में RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 के स्थान पर O2 इस विकर के बंधक स्थल से जुड़ जाता है तथा RUBP ऑक्सीकृत हो जाता है। विद्यार्थियों, बात आती है कि प्रकाश श्वसन होने का कारण क्या है, यह क्यों होता है। एक बात तो हम समझ ही गए होंगे कि यह केवल C3 पादपों में पाए जाने वाली घटना है, C4 पादपों में यह नहीं होता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि C3 पादपों में प्रकाश श्वसन क्यों होता है। तो इसका कारण यह है विद्यार्थियों कि RUBP कार्बोक्सिलेज यानी रुबिस्को एंजाइम जब कार्बोक्सिलेज की तरह काम नहीं करके ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, तो प्रकाश श्वसन होता है। देखिए किस प्रकार से। विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि C3 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला यौगिक RUBP राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है और RUBP रुबिस्को यानी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 से जुड़ता है। विद्यार्थियों, रुबिस्को जो एंजाइम है, यह कार्बोक्सिलेज तथा ऑक्सीजनेज दोनों तरह कार्य कर सकता है। अर्थात यह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन दोनों को ही जोड़ने में सक्षम होता है। रुबिस्को एंजाइम की सुग्राहिता ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति कम होती है। तो प्रकाश श्वसन के दौरान रुबिस्को अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड ना जोड़कर ऑक्सीजन जोड़ लेता है। रुबिस्को में यह क्षमता होती है कि वह O2 और CO2 दोनों को ही अपने साथ जोड़ सकता है। जिसकी सांद्रता अधिक होगी वह रुबिस्को के साथ जुड़ जाएगी। तो
CO2 की कम सांद्रता पर रूबिस्को एंजाइम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ऑक्सीजन के जुड़ने पर दो उत्पाद बनते हैं, ग्लिसरेट यानी PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट और ग्लाइकोलेट। तो इस कारण से ग्लाइकोलेट जो है वह फिर प्रकाश शोषण में शामिल होकर और अंत में फॉस्फोग्लिसरेट निर्मित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त हो रही है, NH3 भी मुक्त हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से ATP का निर्माण यहाँ नहीं हो रहा है। और जब रूबिस्को के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है और यह घटना ही क्या है, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण है। अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ती तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती और शुगर का निर्माण होता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ने से यह एक अलग पदार्थ बन रहा है और प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश शोषण होने का कारण क्या है। प्रकाश शोषण तब होता है विद्यार्थियों जब RUBP यानी राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने की बजाय RUBP और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। तो इस कारण से यह होता है। ऑक्सीकृत होने पर RUBP के एक अणु को C3 यौगिक PGA उत्पन्न होता है जो केल्विन चक्र में प्रवेश कर जाता है तथा एक C2 यौगिक फास्फोग्लाइकोलेट उत्पन्न होता है जो ग्लाइकोलेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलेट हरित लवकों से निकलकर पेरोक्सीसोम में प्रवेश कर जाता है जहां यह ग्लाइसिन में ऑक्सीकृत होता है। अब ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। यहाँ ग्लाइसिन के दो अणु O2 की उपस्थिति में क्रिया कर सीरीन का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड NH3 ATP बनाते हैं। यहाँ पे ATP का निर्माण नहीं होता, ATP नहीं निर्मित होते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रकाश शोषण 3 कोशिकांगों हरित लवक, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के सहयोग से संपन्न होती है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के समय होती है जब केल्विन चक्र में RUBP पुनः प्राप्त होता है। ताप बढ़ने पर रूबिस्को की सुग्राहिता CO2 के लिए कम होकर O2 के लिए बढ़ जाती है। अति महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना जुड़ के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ग्लाइकोलेट का निर्माण करता है तथा प्रकाश शोषण घटना संपन्न होती है। प्रकाश शोषण के कारण प्रकाश संश्लेषण उत्पाद में 30 से 40% की कमी आती है। जब प्रकाश शोषण होता है तो RUBP अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं जुड़ पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण नहीं होता है, जिस कारण से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में कमी आती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बनेगी वह कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण से निर्मित होती है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ेगी, रूबिस्को के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आएगी ही आएगी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्थिरीकृत CO2 के लगभग 50% भाग का ह्रास प्रकाश शोषण में होता है, यानी 50% CO2 प्रकाश शोषण के कारण नष्ट हो जाती है, उसका ह्रास हो जाता है। विद्यार्थियों, प्रकाश शोषण जैसा कि हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट यानी लवक, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया 3 कोशिकांगों में संपन्न होती है। देखिए होता क्या है, जब रूबिस्को एंजाइम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय यहाँ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन, RUBP राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय किसको ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन को, और इससे दोनों ही बनेंगे फॉस्फोग्लाइकोलेट और PGA। फॉस्फोग्लाइकोलेट फिर ग्लाइकोलेट में परिवर्तित हो गया जो क्लोरोप्लास्ट से निकलकर किस में आ गया, पेरोक्सीसोम में आ गया। यहाँ ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सीलेट और H2O2 में बदल गया और फिर ग्लाइसिन में बदल गया।
ग्लाइसिन भी पेरोक्सीसोम से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में आ गई, जहाँ पर NH3 कार्बन डाइऑक्साइड ये मुक्त होते हैं और यह सीरीन में बदल जाती है। सीरीन फिर पेरोक्सीसोम में आ जाता है और अंत में ग्लिसरेट के रूप में होता हुआ यह फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और C3 चक्र में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी भी स्थान पर ATP का निर्माण नहीं हो रहा, जबकि ATP खर्च हो रही है, जबकि श्वसन में तो ATP निर्मित होती है। अतः यह एक अनावश्यक घटना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन कम होता है। लेकिन विद्यार्थियों, यह केवल C3 पादपों में ही पाई जाती है। C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है विद्यार्थियों कि C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला जो यौगिक है वह रूबिस्को ना होकर पेप्को होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, और उसकी सुग्राहिता हमने पढ़ा था CO2 के प्रति अधिक होती है, ऑक्सीजन के प्रति कम होती है। यानी उसके साथ CO2 अधिक जुड़ेगी, ऑक्सीजन उसके साथ नहीं जुड़ पाती है, और ऑक्सीजन जब नहीं जुड़ पाएगी तो प्रकाश श्वसन नहीं होता है। यही कारण है कि C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं होता और वह ज़्यादा दक्ष होते हैं प्रकाश संश्लेषण करने में। विद्यार्थियों, अब हम प्रकाश श्वसन और जो सामान्य श्वसन है उसके बीच अंतर का अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, पहला अंतर तो सबसे मोटा अंतर यही है कि प्रकाश श्वसन में हरित लवक भी शामिल होता है, तो यह सिर्फ हरी कोशिकाओं में संपन्न होता है। श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में संपन्न होगा। प्रकाश श्वसन में हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम सभी भाग लेंगे, जबकि श्वसन में कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेते हैं। प्रकाश श्वसन प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, जबकि श्वसन तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, प्रकाश और अंधकार दोनों में होगा। ऑक्सीजन बढ़ने पर प्रकाश श्वसन बढ़ जाता है, क्योंकि रूबिस्को के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती, जबकि यहाँ पर 10 से 25% O2 बढ़ाने पर तो अप्रभावित रहता है, लेकिन इसके बाद अप्रकाशिक श्वसन घट जाता है। प्रकाश श्वसन में आधार पदार्थ ग्लाइकोलेट है, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज, पाइरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम A होता है। महत्वपूर्ण बात है कि प्रकाश श्वसन एक हानिकारक क्रिया है जिसमें ऊर्जा खर्च होती है और यह कोई आवश्यक क्रिया नहीं है, जबकि श्वसन बहुत ही ज़रूरी और ऊर्जा मुक्त होने वाली, ऊर्जा देने वाली अभिक्रिया होती है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।